Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर सैयद मोहम्मद तलहा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी में, जहां पे हम लोग बात करते हैं सिविल इंजीनियर्स के बारे में। इंजीनियर्स, जिस टॉपिक का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आज मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। और वो टॉपिक इंजीनियर्स हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ कॉलम विद लैपिंग। लैपिंग के साथ इंजीनियर्स जो हमारी रीइंफोर्समेंट बार्स हैं उसको हम लोग कॉलम में कैसे प्रोवाइड करते हैं, कैसे उसकी कटिंग लेंथ को हमें कैलकुलेट करना है, उसका बीबीएस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यही सारी चीजें आज हम इस वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं। सो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इंजीनियर्स, जैसे कि आपको मैंने हमेशा ही समझाया है कि अगर आपको किसी भी आरसीसी मेंबर का बीबीएस कैलकुलेट करना सीखना है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या आनी चाहिए। अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो करते हैं तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको उसकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग को रीड करना आना चाहिए बहुत अच्छे से। आज भी इंजीनियर्स हम लोग यही करेंगे। सबसे पहले जो हमारा कॉलम है उसमें लगने वाली रीइंफोर्समेंट बार्स और जो उसकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग है उसको अच्छे से समझेंगे, कहाँ कहाँ पर हम लोग लैब प्रोवाइड कर रहे हैं और वहां पर ही क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं ये भी डिटेल पर समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली जैसे कि इंजीनियर्स आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने आपके लिए एक कॉलम की ड्राइंग को बना के रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने रीइंफोर्समेंट बार्स भी आपको शो करी हैं, जिसको हम लोग नेमिंग से क्या कहेंगे, लेफ्ट वाली को 1 और 2 है हमारी, और राइट साइड वाली है 1 डैश एंड 2 डैश। इसके बाद इंजीनियर्स चलते हैं इसमें जो स्पेसिफिकेशंस गिवन है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पर समझते हैं। सबसे पहले इंजीनियर्स यहाँ पे गिवन है सैंड फिलिंग, जिसकी डेप्थ कितनी है 100 mm की हम लोग सैंड फिलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद पीसीसी कितना है, उसमें हमारा 100 mm का सैंड फिलिंग के ऊपर आएगा इंजीनियर्स। और जो हमारे पास ओवरऑल डेप्थ है वो है 2200 mm फुटिंग के लिए, जो हमारी एक्सकेवेशन डेप्थ होगी। उसके बाद इंजीनियर्स जब हमारी एक्सकेवेशन डेप्थ हमें प्रोवाइड हो जाएगी, इसके बाद इंजीनियर्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे 1 लाइन ब्रिक वर्क, जिसकी थिकनेस है हमारे पास 100 mm। देन उसके बाद आएगी इंजीनियर्स हमारी ग्राउंड बीम। ग्राउंड बीम की हमारी ड्राइंग में जो थिकनेस गिवन है वो है हमारे पास 300 mm। उसके बाद इंजीनियर्स जो हमारी फ्लोर हाइट गिवन है वो है हमारे पास 3200 mm। देन उसके बाद जब हमारा फ्लोर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर से हमारी एक स्लैब आएगी जो होगी हमारी ग्राउंड फ्लोर स्लैब बीम, जिसको हमने GFSB लिखा हुआ है, जिसकी थिकनेस भी हमारी कितनी है 300 mm। देन उसके बाद इंजीनियर्स जो आएगी हमारी वो है पैरापेट वॉल, जिसकी जो हाइट है हमारी वो है 1000 mm। इसके बाद राइट साइड में इंजीनियर्स जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारा प्लिंथ भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। वो कितना लेवल में है हमारा 900 mm का हमारा प्लिंथ लेवल हम लोग इस ड्राइंग में प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी जो हमें पता होनी चाहिए जब भी इंजीनियर्स हम लोग कॉलम का बीबीएस कैलकुलेट कर रहे हैं। अब समझते हैं इसकी रीइंफोर्समेंट डिटेल्स के बारे में इंजीनियर्स। तो सबसे पहले इंजीनियर्स जो हमारी फुटिंग है उसमें हम लोगों ने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड की है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसका बीबीएस आप लोग कैलकुलेट करना पहले ही सीख चुके हैं। अब इंजीनियर्स इस रीइंफोर्समेंट के ऊपर जो हमारी फुटिंग है इसके ऊपर प्लेस होगा हमारा कॉलम का रीइंफोर्समेंट। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने रेड कलर से पहली वाली बार्स का रीइंफोर्समेंट डिटेल शो किया हुआ है यहाँ पे, जो हमारा फुटिंग के ऊपर रेस्ट कर रहा है। इसको मैंने नेमिंग भी दिया हुआ है A to B, B to C। सबसे पहली जो रीइंफोर्समेंट बार हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो कहां तक प्रोवाइड करेंगे इंजीनियर्स, A to B और B to C। और ये C पॉइंट कहां पे आना चाहिए इंजीनियर्स, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब भी इंजीनियर्स हम लोग कॉलम में लैब प्रोवाइड करते हैं तो हम लोग कहां पर लैब प्रोवाइड करते हैं कॉलम में, कॉलम के मिड सेक्शन में। सो इंजीनियर्स ये जो A to B और B to C, ये जो पूरी ओवरऑल लेंथ हमारी कैलकुलेट होके आएगी, सो इंजीनियर्स ये जो हमारी आनी चाहिए रीइंफोर्समेंट बार्स कट होने के बाद वो हमारी कॉलम के मिड सेक्शन पर आनी चाहिए। इसी वजह से इंजीनियर्स हमें लैब के साथ इंक्लूड करते हुए ये लेंथ को कैलकुलेट करना है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो हमारी कटिंग लेंथ कैलकुलेट होके आएगी ये हमेशा हमारे कॉलम के मिड स्पैन पर ही आए। अब इंजीनियर्स यहाँ पे ये समझते हैं कि L/4 लिखा है, फिर L/2 लिखा है, उसके बाद L/4 लिखा है। ये वैल्यूज क्या हैं, जैसे कि यहाँ पे राइट साइड में आप देख रहे हैं L/4 को हमने 800 mm लिखा है, L/2 को 1600 mm लिखा है एंड L/4 फिर से 800 mm हमने यहाँ पे लिखा है। इस वैल्यू को हमने कैसे कैलकुलेट किया, जैसे कि इंजीनियर्स मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी हम लोग कॉलम में लैब प्रोवाइड करते हैं तो जंक्शन से L/4 डिस्टेंस टॉप और बॉटम से छोड़ के ही सेंटर पर हम लोग लैब प्रोवाइड करते हैं अपने कॉलम में। तो टॉप और बॉटम का L/4 डिस्टेंस हमें छोड़ना है। सो इंजीनियर्स ओवरऑल डिस्टेंस कितनी थी हमारे पास 3200 mm।
टॉप और बॉटम से L/4 छोड़ेंगे तो L/4 कितना होगा 3200 mm का, वहां पे L रखेंगे आप लोग 3200 mm, और जब आप लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगी 800 mm। मतलब कि इंजीनियर्स टॉप से आपको 800 mm डिस्टेंस छोड़नी है और बॉटम से 800 mm की डिस्टेंस आपको छोड़नी है, और उस पॉइंट पर इंजीनियर्स आप लोग लैब प्रोवाइड नहीं करेंगे कभी भी अपने कॉलम में। तो इंजीनियर्स बची हुई बीच की डिस्टेंस कितनी हुई, 800 टॉप से छोड़ दिया, 800 बॉटम से छोड़ दिया, तो बीच का बचा इंजीनियर्स आपका 1600 mm। इस 1600 mm वाले जोन में ही इंजीनियर्स आप लोगों को कॉलम में लैब प्रोवाइड करना है। सो आई होप इंजीनियर्स आपको 800 mm, 1600 mm और 800 mm की वैल्यू समझ में आई होगी कि ये वैल्यूज हमने कैसे कैलकुलेट करी है। एक लास्ट वैल्यू बची है इंजीनियर्स, वो है हमारी ये 600 mm। इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंजीनियर्स, जब भी आप लोग कॉलम में लैब प्रोवाइड कर रहे हैं उससे पहले कि ये 600 mm हम लोग कैसे कंसिडर कर रहे हैं। मैंने कैलकुलेशन में इंजीनियर्स मैक्सिमम वैल्यू 600 mm कंसिडर करी है इस पर्टिकुलर केस में। ये वैल्यू आपकी वेरी कर सकती है डिफरेंट केस के अकॉर्डिंग, और ये वैल्यू आपकी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जो आपकी ये ओवरऑल हाइट है आपके फ्लोर की। जैसे यहाँ पे 3200 mm है, इसी के हिसाब से ये वैल्यू मेरी 600 mm वैल्यू निकल के आई मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन अगर ये फ्लोर हाइट आपकी चेंज हो जाएगी तो ये वैल्यू भी आपकी चेंज हो जाएगी। चलिए समझते हैं कि 600 mm इस केस में मैक्सिमम वैल्यू क्यों हुई। जैसे कि इंजीनियर्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि L/4 जो हमारा बॉटम वाला डिस्टेंस है वहां से छोड़ने के बाद हम लोग लैब प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे ही मेरा ये बॉटम वाला 800 mm कंप्लीट हुआ तो मैं ये जो 1 वाली बार है इसको यहाँ पर भी कट कर सकता था, क्योंकि ये मेरा जंक्शन पॉइंट और L/4 डिस्टेंस छोड़ने के बाद हमारी रीइंफोर्समेंट बार यहाँ पर आ जाती और ये हमारा सेफ जोन होता। लेकिन मैं 600 mm एक्स्ट्रा गया। अब ये 600 mm एक्स्ट्रा कैसे गया, चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि इंजीनियर्स आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 1600 mm मेरी सेंटर वाली डिस्टेंस है जो मेरी L/2 वाला जोन है, और ये हमारा लैब जोन है। तो 1600 mm में से मैं मैक्सिमम 600 यहाँ से ले सकता हूँ। क्यों इंजीनियर्स, उसके बाद भी मेरा जो 1 डैश वाली बार है उसको अगर हम लोग 1 मीटर ऊपर जाके कट करेंगे तो वो भी मेरा टॉप से जो L/4 वाला डिस्टेंस है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 800 mm वाला, तो जस्ट यहाँ पे मेरी बार आकर टच करेगी और मेरी 1 और 1 डैश के बीच में 1 मीटर का डिफरेंस भी मेंटेन रहेगा। ये मैक्सिमम वैल्यू इस केस में 1600 mm है। अगर यही वैल्यू आपकी 1500 mm हो जाती 1600 mm की जगह, तो आपकी मैक्सिमम लिमिट आप कहां तक जा सकते थे, 500 mm। 500 mm मैक्सिमम जा सकते थे, उसके बिलो भी जा सकते थे, जैसे कि 450 आप कंसीडर कर सकते थे, 400 mm भी कंसीडर कर सकते थे, और जस्ट आप लोग 800 mm के बाद भी बार को कट कर सकते थे। कोई भी वैल्यू आप उसमें एड ऑन नहीं करते। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा इंजीनियर्स, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है। यहाँ पे 600 mm हम लोग कैसे कंसीडर कर रहे हैं इसको आप अच्छे से समझिएगा। मैक्सिमम हम इस पर्टिकुलर केस में 1600 mm जा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो सेंटर वाली डिस्टेंस है L/2 वो 1600 mm है। 1600 mm में से मैं अगर 600 mm ले लूं पहली वाली बार के लिए, जो हमारी 1 वाली बार है इंजीनियर्स, तो जो मेरी 1 डैश वाली बार है उसके लिए 1 मीटर का ऑल्टरनेट लैपिंग वाली डिस्टेंस मेरी बचेगी, जो मेरी L/2 जोन में ही लाई करेगी। इसीलिए इंजीनियर्स यहाँ पे मैं 600 mm एक्स्ट्रा कंसीडर करूंगा जब भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इस वाले पर्टिकुलर केस के लिए। यह कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इंजीनियर्स कि आपको हमेशा यहाँ पे जब भी 3200 mm होगा तो आपको 600 mm भी कंसीडर करना है। आप यहाँ पे जीरो वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, उसके बाद 10 mm 20 mm जितनी वैल्यू आपको चाहिए आप उतनी कंसीडर यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन आप मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे, 600 mm, उसके बाद आप कंसीडर नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ पे 700 mm कंसीडर कर लिया तो इसके बाद 1600 mm में से आपको 700 mm माइनस करना है, तो आपकी रिमेनिंग लेंथ कितनी बची, 900 mm, जो आपका मिड स्पैन होगा। लेकिन इंजीनियर्स आपको 1 मीटर का गैप मेंटेन करते हुए चलना है, मतलब कि 1000 mm का, और आपके पास जो 1 डैश के लिए डिस्टेंस बची ऑल्टरनेट लैपिंग के लिए वो सिर्फ बची 900 mm। सो इसीलिए इंजीनियर्स आप लोग इस पर्टिकुलर केस में मैक्सिमम 600 mm ही कंसीडर कर सकते हैं। सो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से आप लोग ये कॉन्सेप्ट फिर से समझिएगा वीडियो को पॉज करके या वीडियो को रिवाइंड करके। इसके बाद इंजीनियर्स जो राइट साइड में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारी बताया गया है कि हम लोग कितने डायमीटर की बार को यूज कर रहे हैं अपने कॉलम में। जैसे कि इंजीनियर्स आप लोग देख रहे हैं कि टॉप में लिखा हुआ है 2-16 हैश प्लस 1-12 हैश ऑन ईच फेस। ये केस मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि हर एक फेस पर कैसे कैसे मेरी रीइंफोर्समेंट बार्स प्लेस होंगी। सो इंजीनियर्स यहाँ पे हम लोग सिर्फ कैलकुलेट करना सीखेंगे 16 mm डायमीटर की बार की कटिंग लेंथ।
12 mm डायामीटर की बार की कटिंग लेंथ भी सेम होगी, बस इंजीनियर्स जहाँ पे डी यूज होगा हमारे फॉर्मूले में वहां पे आपको 16 mm की जगह 12 mm रख देना है 12 mm डायामीटर की बार की कटिंग लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। सो चलिए इंजीनियर्स अब चलते हैं कटिंग लेंथ की तरफ कि हम लोग इसकी कटिंग लेंथ को कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो इंजीनियर्स सबसे पहले बात करते हैं जो हमारी 1 वाली रीइंफोर्समेंट बार है उसकी कटिंग लेंथ हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इंजीनियर्स 1 वाली बार कहां से कहां तक की कटिंग लेंथ हम कंसीडर कर रहे हैं, ए टू बी और बी टू सी, यही हमारी 1 वाली बार होगी जो हम लोग ग्राउंड फ्लोर के मिड स्पैन पर जाकर कट करेंगे। तो इसकी कटिंग लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए इंजीनियर्स हमें क्या करना पड़ेगा, ए टू बी जो डिस्टेंस है हमारी उसको हमें बी टू सी वाली डिस्टेंस में ऐड करना पड़ेगा और कर देंगे हम लोग बेंड डिडक्शन। अब ए टू बी कितनी है इंजीनियर्स हमारी गिवन है, वहां पे देख रहे हैं आप लोग जैसे कि ड्राइंग में 300 mm प्लस बी टू सी। अब बी टू सी की डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। चलिए समझते हैं कि इसकी वैल्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। बी टू सी डिस्टेंस आप लोग जैसे कि ड्राइंग में देख रहे हैं, हम 1 वाली बार की बात कर रहे हैं और उसके लिए हम लोग बी टू सी की डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। बी टू सी की डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल डेप्थ हमें गिवन इंजीनियर्स कितनी है 2200 mm, उसमें से इंजीनियर्स हम लोग सैंड फिलिंग और पीसीसी की थिकनेस माइनस कर दें जैसे कि हमने 100 mm माइनस किया है। उसके बाद इंजीनियर्स हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फुटिंग का कवर माइनस कर रहे हैं। देन उसके बाद इंजीनियर्स हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारी फुटिंग में डायमीटर हम यूज कर रहे हैं रीइंफोर्समेंट बार का वो दोनों डायमीटर माइनस कर रहे हैं। अभी हम लोग रीइंफोर्समेंट बार जो यूज कर रहे हैं अपनी फुटिंग में उसका जो डायमीटर है वो 12 mm है दोनों बार्स का, तो इसलिए -12 और -12। क्यों इंजीनियर्स ऐसा हम लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जो मेरी कॉलम की रीइंफोर्समेंट बार होगी वो फुटिंग की रीइंफोर्समेंट बार के ऊपर प्लेस होगी, इसीलिए इंजीनियर्स बाकी सारी डेप्थ को हमने यहाँ पे माइनस किया है। सो आई होप इंजीनियर्स आपको ये समझ में आया होगा कि 2200 mm में से हमने -100 -100 -50 -12 एंड -12 क्यों किया। पहला 100 आपका सैंड फिलिंग, दूसरा पीसीसी, देन उसके बाद फुटिंग का कवर, देन दोनों डायमीटर फुटिंग की, उसके बाद प्लस किया है इंजीनियर्स हम लोगों ने 100 mm जो है हमारा 1 लाइन ब्रिक वर्क। देन उसके बाद ग्राउंड बीम की थिकनेस हमने ऐड करी है जो है हमारे पास 300 mm। उसके बाद इंजीनियर्स ये हमारा L/4 डिस्टेंस हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा, इसी के बाद जाके हम लोग अपनी बार को कट करेंगे, इसलिए प्लस 800 mm किया है। अब इंजीनियर्स हम लोगों ने ऐड किया है प्लस 600, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि मैक्सिमम मैं 600 mm यहाँ पे ऐड कर सकता हूं। आप हो सकता है कि आप लोग 600 mm ना ऐड करें, आप कितनी वैल्यू कर सकते हैं यहाँ पे 0 भी ऐड कर सकते हैं, मतलब कि आप जस्ट यहाँ पे L/4 डिस्टेंस जैसे ही खत्म हुआ आपने वहां पर रीइंफोर्समेंट बार अपनी कट कर दी, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। आप 600 mm भी कंसिडर कर सकते हैं, 500 mm भी कंसिडर कर सकते हैं, 400, जो वैल्यू आपको पसंद आए आप वो वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं, बट मैक्सिमम आप कितना लिख सकते हैं 600 mm, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। उसके बाद ये टोटल हमारे पास लेंथ आ गई इंजीनियर्स ए टू बी और बी टू सी की। अब सिंपली हमें क्या करना है, माइनस कर देना है बेंड डिडक्शन। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ए टू बी और बी टू सी जाने में एक बेंड हुआ है और वो बेंड है हमारा 90 डिग्री का। 90 डिग्री के लिए इंजीनियर्स हम लोग कितना कंसीडर करते हैं बेंड डिडक्शन, 2D। एक बेंड के लिए 1 किया है उसको मल्टीप्लाई कर दिया है 2D से। तो जब इंजीनियर्स हम लोग इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कटिंग लेंथ आ जाएगी हमारी फर्स्ट वाली बार की, जो आई इंजीनियर्स हमारे पास 3994 mm, मीटर में कहें तो 4 मीटर, राउंड ऑफ करके यहाँ पे मैंने लिख दी है वैल्यू को। सो आई होप इंजीनियर्स आपको 1 वाली बार की कटिंग लेंथ कैलकुलेट करनी आ गई होगी। अब चलते हैं इंजीनियर्स और बात करते हैं 1 डैश वाली बार की कि उसकी कटिंग लेंथ हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपली कुछ नहीं करना है इंजीनियर्स, आपको जो आपकी 1 वाली बार आएगी उसकी जो कटिंग लेंथ होगी उसके जस्ट जो नेक्स्ट वाली बार होगी वो ऑल्टरनेट कट होगी। तो इंजीनियर्स वो कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर का गैप मेंटेन होना चाहिए 1 और 1 डैश के बीच में। तो सिंपली क्या करना है इंजीनियर्स, आपको जो 1 वाली कटिंग लेंथ आई है उसमें आप लोग क्या ऐड कर देंगे 1 मीटर, और सिंपली आपके पास कटिंग लेंथ आ जाएगी 1 डैश वाली बार की, क्योंकि हम लोगों को ऑल्टरनेट लैपिंग का पैटर्न फॉलो करते हुए चलना है अपने कॉलम में। सो सिंपली क्या करना है इंजीनियर्स, जो आपकी 1 वाली कटिंग लेंथ आई है बार की जैसे कि 3.994, उसमें सिंपली आपको प्लस कर देना है 1000 mm, और वहां से जो आपको कटिंग लेंथ मिली आपकी 1 डैश की वो मिली इंजीनियर्स 5 मीटर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सिंपली कुछ नहीं करना है, आपने 1 वाली बार की कटिंग लेंथ कैलकुलेट कर ली है, सिंपली अब आपको क्या करना है 1 डैश वाली बार को कट करवाना है। तो आपको 1 मीटर ऊपर जाके कट करवाना है, तो सिंपली आप लोग दोबारा तो कटिंग लेंथ कैलकुलेट नहीं करेंगे, जो 1 वाली बार की कटिंग लेंथ आई है उसी में इंजीनियर्स आप लोग सिंपली 1 मीटर ऐड कर देंगे और आपके पास 1 डैश वाली बार की कटिंग लेंथ आ जाएगी। अब बात करते हैं इंजीनियर्स हम लोग अपनी कटिंग लेंथ 2 की, जो हमारी सेकंड नंबर पे ग्रीन कलर से जो बार शो हुई है
इसकी कटिंग लेंथ हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ये कहाँ से कहाँ तक है, D2E और E2F। D2E वाली लेंथ हमें पता चल जाए और E2F वाली लेंथ हमें पता चल जाए और हमारे पास कटिंग लेंथ आ जाएगी सेकेंड नंबर ऑफ बार की। चलिए समझते हैं D2E क्या है। D2E जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारी बार लैप हो रही है, तो यहाँ पे हमें D2E क्या करना है, लैप डिस्टेंस ऐड करनी है। लैप डिस्टेंस कितनी हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हुए चल रहे हैं, 50D। तो सिंपली D2E क्या होगा इंजीनियर हमारा, 50D, 50 इंटू डायमीटर ऑफ बार। जैसे कि अभी हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, 16 mm के डायमीटर का कटिंग लेंथ, तो यहाँ पे 50 इंटू 16 प्लस करना है E2F। अब ये समझिएगा इंजीनियर्स की E2F वाली लेंथ हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। ओवरऑल कितनी है हमारी ग्राउंड फ्लोर की हाइट, 3200 mm। उसमें से इंजीनियर्स हमें ये D2E वाली लेंथ तो हमें पता चल गई। अब मुझे यहाँ E तक आना है। अब E वाली वैल्यू कहाँ तक होगी इंजीनियर्स, अगर मैं 3200 mm में से ये L/4 माइनस कर दूं और मैक्सिमम कितना गया था, 600 mm, तो सिंपली इंजीनियर्स क्या करना है मुझे, 3200 mm माइनस 800 माइनस 600। तो जब इंजीनियर्स मैं ये वैल्यू को माइनस करूंगा 3200 mm में से, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पता चल जाएगी जो मेरी ग्राउंड फ्लोर स्लैब बीम के बॉटम तक की वैल्यू होगी। आप फिर से समझिएगा, 3200 mm माइनस बॉटम का 800 mm और मैं मैक्सिमम कितना गया था, 600 mm। तो वो वैल्यू को मैंने 3200 mm में से माइनस किया, तो मुझे ये वाली E2 ग्राउंड फ्लोर स्लैब बीम के बॉटम तक की वैल्यू पता चल गई। उसके बाद इंजीनियर्स क्या करना है, मुझे ग्राउंड फ्लोर स्लैब बीम की थिकनेस ऐड करनी है प्लस 300 mm। उसके बाद प्लस पैरापेट की हाइट मुझे ऐड करनी है, वो कितनी है, 1000 mm। और ऊपर से मैं 100 mm कंसिडर कर रहा हूँ कि मैंने वहां से 100 mm जैसे ही मेरा बचा टॉप से, तो मैंने अपनी बार को कट कर दिया। सो इंजीनियर सिंपली अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और मेरे पास कटिंग लेंथ आ जाएगी सेकंड बार की, जो आई इंजीनियर्स मेरे पास 3800 mm, मीटर में कहें तो 3.8 मीटर। ये 100 mm जो मैंने पैरापेट के जैसे ही मेरी खत्म हुई थी वहां से मैंने छोड़ा है अपनी बार को, ये आपका 50 mm भी हो सकता है आपके हिसाब से, जो आपको वहां पे कवर प्रोवाइड करना है। मैंने 100 mm का प्रोवाइड किया है तो मैंने यहाँ पे 100 mm कंसीडर किया है। आप 50 mm प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप 50 mm भी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंजीनियर्स कटिंग लेंथ 2 डैश की, कि हमारी जो कटिंग लेंथ 2 डैश है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपली इंजीनियर्स आपको कुछ नहीं करना है, जो आपकी कटिंग लेंथ ऑफ बार 2 आई थी उसमें से आपको 1 मीटर एक्स्ट्रा जो आपकी वैल्यू है उसको माइनस कर देना है और आपके पास कटिंग लेंथ आ जाएगी 2 डैश की। 1 मीटर क्यों माइनस कर रहे हैं इंजीनियर्स, अगर मैं कटिंग लेंथ जो हमारी सेकंड वाली बार की है वही सेम कंसीडर कर लूंगा 2 डैश की भी, तो क्या होगा, 1 मीटर जो मैंने नीचे ऑल्टरनेट लैपिंग में डिस्टेंस प्रोवाइड करी है वो मेंटेन हो जाएगी और जो मेरी 2 डैश वाली बार है वो मेरी 1 मीटर बाहर निकल जाएगी पैरापेट के। इसीलिए इंजीनियर्स मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैंने एक्स्ट्रा 1 मीटर कंसीडर किया था अपनी 1 डैश में, वो 1 मीटर मुझे यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो सिंपली क्या करेंगे इंजीनियर्स, जो मेरी कटिंग लेंथ ऑफ बार आई है सेकेंड वाली रीइंफोर्समेंट बार के लिए, उसमें से इंजीनियर्स 1000 mm में माइनस कर दूंगा और मेरे पास कटिंग लेंथ आ जाएगी 2 डैश की, जो आई मेरे पास 2800 mm, मीटर में कहें तो 2.8 मीटर। सो आई होप इंजीनियर्स आपको ये समझ में आ चुका होगा कॉन्सेप्ट कि हम लोग कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं 1 डैश 2 और 2 डैश की। बस आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना है इंजीनियर्स की, ये जो आपकी रीइंफोर्समेंट बार जो कट होगी कॉलम की, वो आपके मिड स्पैन पर कट होनी चाहिए। अब ये मैक्सिमम वैल्यू मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप लोग 3200 mm के हिसाब से कितना कंसीडर कर सकते हैं L/4 के बाद, 600 mm। अगर इंजीनियर्स यहाँ पे 3200 mm की जगह 2800 mm होता अगर हमारी फ्लोर हाइट, तो आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू 600 mm होती वो कितनी हो जाती, तब 2800 mm का पहले आप लोग L/4 वैल्यू कैलकुलेट करते। 2800 का L/4 कितना आता, 700 mm बॉटम से और 700 mm टॉप से आपको वैल्यू को छोड़ना पड़ता, मतलब उस जोन में आप लोग लैब प्रोवाइड नहीं कर सकते। बीच का बचा हुआ जोन कितना हुआ, 1400 mm। अब 1400 mm में से आप लोग कितना मैक्सिमम वैल्यू जा सकते थे, वहां पे 400 mm। उस केस में आप लोगों को 400 मैक्सिमम ऐड करना पड़ता कटिंग लेंथ 1 में, मतलब कि मैक्सिमम आप लोग 400 mm ऐड करते, लेकिन अभी 3200 mm है और बीच की डिस्टेंस कितनी है हमारी 1600 mm, इसीलिए मैक्सिमम हम कितना ऐड कर सकते हैं 600 mm और मिनिमम 0। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब एक लास्ट वैल्यू बची है इंजीनियर्स और वो है नंबर ऑफ स्टीरप्स, कि इस कॉलम में हमारी नंबर ऑफ स्टीरप्स कितनी लगेंगी और उसकी वैल्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ स्टीरप्स को कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आपको फॉर्मूला यूज करना है इंजीनियर्स,
टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग और कर देना है +1। टोटल लेंथ कितनी है कॉलम की, चलिए देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले डेप्थ फुटिंग की कितनी है 2200 mm, उसमें से माइनस करना है आपको सैंड फिलिंग, देन पीसीसी, देन फुटिंग का कवर, देन दोनों डायामीटर फुटिंग के। उसके बाद प्लस कर देना है आपको प्लिंथ लेवल जो है आपका 900। उसके बाद ये प्लस 3000 कैसे आया, 3200 mm था इंजीनियर्स, उसमें से प्लिंथ लेवल हमारा 900 mm था, लेकिन उसमें से इंजीनियर्स ग्राउंड बीम और वन लाइन ब्रिक वर्क की जो थिकनेस थी वो हमने प्लिंथ लेवल में से माइनस कर दी, तो बचा हुआ 500। अब ये 500 mm हमें क्या करना पड़ेगा, 3200 mm में से माइनस करना पड़ेगा, तो बचेगा 2700 mm। उसके बाद इस 2700 mm में इंजीनियर्स हम लोग क्या ऐड करेंगे, ग्राउंड फ्लोर स्लैब बीम जो है हमारी 300 mm की। तो इंजीनियर्स 2700 mm प्लस 300 mm, सो हमारे पास क्या आ जाएगा 3000 mm। और उसके बाद प्लस कर देना है हमें पैरापेट की वैल्यू जो हमारी थी 900 mm, क्योंकि हमने 100 mm का टॉप से कवर छोड़ा था। उसके बाद जो हम इस वैल्यू को ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी हमारी रीइंफोर्समेंट बार की, जो हमने वर्टिकल रीइंफोर्समेंट बार हमने प्रोवाइड करी है अपने कॉलम में, वो आई इंजीनियर 6726 mm। सो इंजीनियर्स टोटल लेंथ हमारे पास आ गई है, और जो हमारी स्पेसिंग है वो हमें पीछे गिवन थी, कितनी थी 170 mm। तो सिंपली उसके बाद कर देना है +1 और आपके पास नंबर ऑफ स्टीयर्स आ जाएंगी, जो आई इंजीनियर्स आपकी 40.56, राउंड ऑफ कर देंगे तो 41 स्टीरप्स। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इंजीनियर्स कि एक जगह पर हमारी 2 स्टीरप्स लग रही हैं, तो सिंपली इंजीनियर्स आपको 41 जो स्टीरप्स आई हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि आप लोग यूज कर रहे हैं 4 लेग्ड स्टीरप। आप पीछे जाके जरूर देखिएगा, जहां पर हम ड्राइंग सॉल्व कर रहे थे, समझ रहे थे, वहां पे जो स्टीरप्स थी हमारी वो 4 लेग्ड स्टीरप्स थी। सो इसीलिए इंजीनियर्स 41 नंबर ऑफ स्टीरप्स जो आई हैं इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास नंबर ऑफ स्टीरप्स आ जाएंगी, वो आई आपकी 82 नंबर ऑफ स्टीरप्स। कटिंग लेंथ स्टीरप्स की मैं आपको कैलकुलेट करना नहीं सिखा रहा हूं, क्योंकि मैं उसको आपको पहले ही सिखा चुका हूं कि हम लोग 4 लेग स्टीरप की कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपके पास कॉलम का साइज अवेलेबल है, सो आप खुद से भी जाके एक बार कैलकुलेट करिएगा। सो आई होप इंजीनियर्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप आज सीख चुके होंगे कि कॉलम में लगने वाले रीइंफोर्समेंट बार्स की कटिंग लेंथ हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसमें लैप हम कैसे प्रोवाइड करते हैं। कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल आपको नहीं गिवन होता आपकी ड्राइंग में कि आपको इतनी ही लेंथ कंसीडर करते हुए चलनी है, जैसे बीम के केस में और स्लैब के केस में गिवन होता है कि आपके पास स्पेसिफिक डिस्टेंस होती है कि आपको इतनी ही डिस्टेंस कंसीडर करते हुए उसमें चलना है, लेकिन कॉलम के केस में ऐसा नहीं होता। सो इसीलिए इंजीनियर्स आपको अपने हिसाब से वहां पे कटिंग लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ती है। सो इंजीनियर्स आप ध्यान से कटिंग लेंथ कैलकुलेट करिएगा। वीडियो पसंद आई हो इंजीनियर्स तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तब तक के लिए इंजीनियर्स थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।